सो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 1 अगस्त को ईपीएफओ के स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2 अगस्त से हम लोग इस चैनल पर ईपीएफओ के लिए स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आपको एक डेमो क्लास देखनी हो तो आप सफलता बैच, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पीए के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसको आप देख सकते हो कि कैसे उसमें क्लासेस ली जाती है। आपकी जो क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्किल टेस्ट के लिए करवाई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2 अगस्त से आप चैनल पर क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभी आपको कोई भी नई बुक को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता हो कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ लीजिए, इसमें से आ सकता है, उनकी बात को बिल्कुल मत सुनिए। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको सिर्फ उसी बुक पर रहने दीजिए, उसी नोट्स पर रहने दीजिए, उसके अलावा नया कुछ भी मत छेड़िए। आपके पास अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करने पर फोकस करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने पर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नया है वो आपको हाथ नहीं लगाना है। रिवीजन करने पर फोकस करिए, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए इन 20 दिनों के अंदर। अभी आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 2 बार 4 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम में आपको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर रिकॉल करने में काफ़ी आसानी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, आपकी जो एग्ज़ाम टाइम से पहले एग्जाइटी होती है वो नहीं होगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन है जो वीक है। वीक सेक्शन को पता करने के लिए बेस्ट वे ये रहेगा कि आप अभी मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने से भी आपको अपने वीक सेक्शन का पता चलेगा। मॉक टेस्ट देने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि मान लेते हैं कि आपको कोई एक सेक्शन के अंदर आपने 85 या 90% से ऊपर जो है वो स्कोर किया। मान लेते हैं रीजनिंग में आपने 90% से ऊपर स्कोर किया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस सेक्शन के अंदर सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर किसी सेक्शन में आपके 80% से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो उस सेक्शन को आप अच्छे से रिवाइज करिए। कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करिए और फिर उसके अंदर कोशिश करिए कि 80% से अबव मार्क्स आए आपके। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा मिलेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप रेगुलर देते जाओगे तो लास्ट का जो 1 वीक बचेगा उसके अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपका 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम है वो 1 से 3 के बीच में होने वाला है, तो आपको 1 हफ्ते पहले से 1 से 3 के बीच में डेली मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका सेट लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, 1 हफ्ते तक आप रेगुलर ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा 1 से 3 बजे के बीच में एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे कि 1 तारीख को जब आप हकीकत में एग्ज़ाम दोगे तब आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा एग्ज़ाम के वो एनवायरनमेंट में। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये 1 हफ्ते तक फॉलो करते हो। हाँ, आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 2-4 दिन पहले ही आएंगे, पर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस टाइम पर हो सकता है, इसलिए आप उस टाइम पर प्रिपेयर करके रखिए। इसके बाद में इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको गैस कैसे करना है अब उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। गैस करने का जो बेस्ट वे रहता है उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है कि आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है और फिर ऑप्शंस रीड करना है। अब ऑप्शन जब आप रीड करते हो, जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर नहीं पता, तो आपको वो ऑप्शन रीड करते ही आपको एक माइंड में क्लिक करता है कि ये इसका आंसर हो सकता है। तो वही चीज़ आपको गैस करने में लगानी है कि आपको अगर क्लिक कर रहा है ये आंसर हो सकता है, तो उसको आप मार्क करके रखिए कि ये आंसर शायद इसका हो सकता है। क्योंकि मोस्टली चीज़ें यही होती है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है और आंसर रीड करने के टाइम आपको वो क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब वो आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस है।
इसलिए आपको उस टाइप से ही इसको गैस करना चाहिए। अदरवाइज आपको इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग के चलते वो क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं जिनके ऊपर आप अबव 80% श्योर ना हो कि इसका आंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप 80% से ऊपर श्योर हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तभी आप उस पर टिक करिए, अदरवाइज उसको छोड़ना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये गैस करने की ट्रिक है, ये आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें उसके लिए ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना। ओवरथिंकिंग करने से आपका जो क्वेश्चन है वो और रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप बिना ओवरथिंकिंग करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मान लेते हैं कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपने गैस करके उसका आंसर निकाला बी। अब आपने देखा कि इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस का भी बी आंसर था और इसके बाद वाले का भी बी आंसर है, तो लगातार 4 का बी आंसर कैसे हो सकता है? या तो मेरे पहले वाले गलत हैं या मेरा ये वाला गलत है। तो इस टाइम पर आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। इससे पहले क्या किया है वो मत सोचिए, इसके बाद में क्या किया है वो मत सोचिए। ये चीज़ आपको हैबिट है, ये आपको अभी से डेवलप करनी चाहिए कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए इस हैबिट के चलते। ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा 2 अगस्त से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।